नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और आपके साथ मैं हूं निशा रौतेला। तो चलिए राजधानी लाइव की शुरुआत करते हैं राजधानी की इस बड़ी खबर के साथ। आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता को लेकर बड़ी बात कही है। आपको बता दें कि राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दल एकजुट नहीं हुए तो ऐसी संभावना है कि अगली बार देश में चुनाव ही ना हो। उन्होंने कांग्रेस को मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनाव को लेकर सलाह भी दी है और सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के 2015 और 2020 के चुनाव में कांग्रेस को एक भी सीट नहीं थी। कांग्रेस कह दे कि वो दिल्ली और पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेगी तो हम भी कह देंगे कि हम राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। सौरभ भारद्वाज ने आपके घोषणा पत्र की कथित तौर पर नकल करने के लिए कांग्रेस पर निशाना साधते हुए पार्टी को नकलची तक करार दे दिया और उन्होंने कहा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के सामने न केवल नेताओं का संकट है बल्कि विचारों का भी संकट है। पानी और बिजली से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा के लिए अरविंद केजरीवाल और आपका मजाक उड़ाने के बाद अब वो हमारे घोषणा पत्रों की नकल कर रहे हैं। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता को लेकर बड़ी बात कही है। आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने गुरुवार को कहा कि अगर लोकसभा चुनाव में सभी विपक्षी दल एकजुट नहीं हुए तो ऐसी संभावना है कि अगली बार देश में चुनाव ही न हो। उन्होंने कांग्रेस को मध्य प्रदेश और राजस्थान चुनाव को लेकर सलाह भी दी है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली के 2015 और 2020 के चुनाव में कांग्रेस की एक भी सीट नहीं थी। कांग्रेस कह दे कि वो दिल्ली और पंजाब में चुनाव नहीं लड़ेगी तो हम कह देते हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे। सौरभ भारद्वाज ने आपके घोषणा पत्रों की कथित तौर पर नकल करने के लिए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा और पार्टी को नकलची तक करार दे दिया। और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव तिवारी इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से बात कर ली जाए, सौरभ भारद्वाज ने कांग्रेस को एक ऑफर दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस दिल्ली और पंजाब से चुनाव नहीं लड़ती तो हम भी मध्य प्रदेश और राजस्थान से चुनाव नहीं लड़ेंगे। यह ऑफर जो है सौरभ भारद्वाज की तरफ से कांग्रेस को दिया गया है। कहीं ना कहीं 2024 के लिए रणनीति बनाई जा रही है। विपक्षी पार्टियां जो है वो एक दूसरे को करते हैं जोड़ने की भी कोशिश करती नजर आ रही है। और यहाँ तक कि जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज की बात करें तो सौरभ भारद्वाज ने जिस तरीके से प्रेस वार्ता की और जहाँ तक कि कांग्रेस के लिए कहा गया है कि दिल्ली और पंजाब अगर वो छोड़ देते हैं तो हम भी उनके लिए दो राज्य जो है उनके छोड़ देंगे। मगर यहाँ पर जिस तरीके से लगातार 2024 के लिए जिस तरीके से रणनीति बनाने की कोशिश की जा रही है, 2024 के अंदर कहीं ना कहीं विपक्षी नेताओं को सभी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। और ये भी बताया गया जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज के द्वारा के केंद्र सरकार की जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं 2024 के बाद कहीं ना कहीं इस तरीके की हो जाएगी कि देश के अंदर कहीं भी चुनाव नहीं होंगे और कहीं ना कहीं जब तक वो जीवित रहेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी और वो तभी तक देश के राजा रहेंगे। मगर इस तरीके की जानकारी जिस तरीके से दी गई है तो साफ कहीं ना कहीं भाजपा की जो रणनीति है कि उनके सामने कोई भी पार्टी नहीं होनी चाहिए। और जिस तरीके से 2024 के लिए विपक्ष चार बार एकजुट होने की कोशिश कर रहे हैं, पटना के अंदर भी कहीं ना कहीं 23 जून को एक बैठक की जाएगी जिसके अंदर नीतीश कुमार की बात करें तो वो भी कहीं ना कहीं विपक्षी पार्टियों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब देखना होगा कि वाकई में 2024 के लिए विपक्षी पार्टियां एकजुट हो पाती है या नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो केंद्र जाने की भाजपा को होता हुआ। राजीव, वहीं बात कर ले, विपक्षी एकता की बात करते हैं विपक्षी पार्टियां, लेकिन क्या सच में विपक्षी एकता दिखाई दे रही है? क्योंकि जिस तरीके से तनातनी बीच में दिखाई देती है उससे ऐसा लगता है कभी कभी ये हवाई बातें हो जाती हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे यहाँ पे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की बात करें या फिर विपक्षी पार्टियों की बात करें, सभी कहीं ना कहीं 2024 के लिए कहीं ना कहीं भाजपा को हराने के लिए रणनीति जरूर बना रहे हैं, मगर वो रणनीति जो है वो धरातल पर बिल्कुल भी कामयाब होती नजर नहीं आ रही है। क्योंकि एक मुद्दे पर कहीं ना कहीं सहमति बनती है, फिर दूसरे मुद्दे पर सहमति नहीं बनती है। इसी को लेकर कहीं ना कहीं जो इनकी आपसी लड़ाई है इसका फायदा सीधा सीधा कहीं ना कहीं भाजपा को होता नजर आ रहा है। और 2024 की बात करें, चाहे वो नीतीश कुमार की जेडीयू पार्टी की बात करें या फिर चाहे ममता बनर्जी की बात करें, कांग्रेस की बात करें या फिर आम आदमी पार्टी की बात करें, सभी कहीं ना कहीं 2024 के लिए कहीं ना कहीं अपना आपको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर यहाँ पर तैयारी जो है
वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रही है और एक दूसरे से कहीं ना कहीं डिमांड की जा रही है। जैसे आम आदमी पार्टी ने कहा कि कांग्रेस अगर हमारे 2 राज्य छोड़ दीजिए, पंजाब और दिल्ली, और तो हम उनके लिए 2 राज्य छोड़ देंगे। इस तरीके की जो तमाम जो जानकारी है वो नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उनका सीधा सीधा लक्ष्य होना चाहिए 2024 के लिए कहीं ना कहीं जो केंद्र में बैठी हुई सरकार है यानी कि भाजपा जो है उसको हराने के लिए किस तरीके की एकजुटता होनी चाहिए। मगर यहाँ पर एकजुटता बिल्कुल नहीं है, सिर्फ बातचीत के माध्यम से ही एकजुट करने की कोशिश की जा रही है। मगर एकजुट के साथ साथ कहीं ना कहीं जो पीएम के दावेदार है वो हर पार्टी अपनी तरफ से एक उम्मीदवार को दावेदार करती नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो मुख्यमंत्री जो अरविंद केजरीवाल है वो कहीं ना कहीं पीएम के दावेदार बनते हुए नजर आ रहे हैं। जेडीयू की बात करें तो उनकी तरफ से नीतीश कुमार की बात करें तो वो भी कहीं ना अपने आपको दावेदार साबित कर रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो वो अपनी तरफ से दावेदार साबित कर रहे हैं। मगर यहाँ पर 2024 के लिए जो एकजुटता होनी चाहिए वो बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ कागजों के अंदर या फिर कहें हवाई बातें जो है वो देखने को मिल रही है। मगर यहाँ पर 2024 के लिए कहीं ना कहीं भाजपा को पता है कि इनके बीच में जो एकजुटता नहीं है इसका सीधा सीधा फायदा जो है वो कहीं ना कहीं 2024 के अंदर बिल्कुल मिलता हुआ नजर आएगा। मगर यहाँ पर जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं कमजोर साबित होती नजर आ रही है। जी, जो ऑफर सौरभ भारद्वाज की तरफ से कांग्रेस को दिया गया है चुनाव नहीं लड़ने का, इस पर कांग्रेस का कोई रिएक्शन सामने आया है? यहाँ पर बात करें सौरभ भारद्वाज की जिस तरीके से कल उन्होंने प्रेस वार्ता की, यहाँ तक कि ये भी कहा कि 2024 के लिए विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा। सरकार इस तरीके की रणनीति बना रही है कि 2024 के बाद कहीं ना कहीं चुनाव बिल्कुल भी नहीं होंगे और जहाँ पर भी कैसे भाजपा की सरकार नहीं है वहाँ पर भी चुनाव बिल्कुल नहीं कराए जाएंगे, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं उनके जो अधिकार है वो खत्म कर दिए जाएंगे। इस तरीके की तमाम जो बातचीत है वो देखने को मिल रही है। और सौरभ भारद्वाज ने कल जिस तरीके से बयान दिया कांग्रेस के लिए कि वो हमारे 2 राज्य छोड़ दे, हम उनके लिए 2 राज्य छोड़ देंगे, कांग्रेस की तरफ से अभी तक कोई बड़ा बयान जो है मगर हाँ ये जरूर है कांग्रेस भी कहीं ना कहीं इसके लिए जवाब दे सकती है। मगर अभी तक कोई बड़ा बयान नहीं है। मगर यहाँ पर एक चीज समझनी होगी, 2024 के लिए रणनीति है वो कहीं ना कहीं अगर तराक तरीके से या फिर कहे बैठकों के माध्यम से कहीं रणनीति बनाई जाए 2024 के अंदर वाक्य में ही भाजपा को हराना है तो कहीं ना कहीं बड़ी तैयारी करनी होगी। तैयारी जो है वो बिल्कुल भी विपक्षी पार्टियों के अंदर बिल्कुल नहीं देखने को मिल रही है। जी राजीव, जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने कहा कि अगर कांग्रेस उनकी बात मान लेती है तो राजस्थान और मध्य प्रदेश में चुनाव नहीं लड़ेंगे, अगर राजस्थान और मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी नहीं उतरती तो क्या इसका कितना फायदा कांग्रेस को होता हुआ नजर आएगा अगर इन 2 स्टेट्स में आम आदमी पार्टी नहीं उतरती तो? देखिए यहाँ पर बात करें राजस्थान और मध्य प्रदेश की, जिस तरीके से सौरभ भारद्वाज ने कहा हम कांग्रेस के 2 राज्य छोड़ देंगे अगर वो दिल्ली और पंजाब छोड़ देते हैं। मगर यहाँ पर जिस तरीके से इस तरीके के बयान को लेकर के कोई बड़ा बयान नहीं है। मगर यहाँ पर एक चीज स्पष्ट है, अगर कांग्रेस इस बात को सहमति मान भी लेती है कि उनके 2 राज्य छोड़ने के भी आ रहे हैं वो हमारे 2 राज्य छोड़ दें, मगर राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो वहां पर अगर सीधा सीधा मुकाबला जो है कोई कांग्रेस और भाजपा के बीच में होगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस को कुछ फायदा जरूर हो सकता है। क्योंकि जब पिछले भी हमने कर्नाटक चुनाव देखे जिसके अंदर आम आदमी पार्टी का इतना मजबूत नहीं था, जिसकी वजह से सीधा सीधा कहीं ना कहीं फायदा जो है वो कांग्रेस को मिलता हुआ नजर आया। अगर यही सहमति अगर आगे के लिए भी बनाई जाती है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा हो सकता है। मगर अभी धरातल की बात करें तो धरातल पर कहीं ना कहीं पहले एकजुटता होनी चाहिए, विपक्षी पार्टियों को एकजुट होना पड़ेगा, तब जाके कहीं ना कहीं आगे की रणनीति बनेगी। मगर अभी तक कोई भी ऐसी रणनीति जो है वो देखने को नहीं मिल रही है जो 2024 के लिए कामयाब होती हुई नजर आए। जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर 16 जून को आपको बता दें कि अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे। राजनाथ सिंह शुक्रवार को 4:20 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधा वो नदवा कॉलेज हसनगंज के लिए प्रस्थान करेंगे। नदवा विद्यालय में कार्यक्रम के शामिल होने के बाद वो मनकामेश्वर मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे और उसके उपरांत 6:20 पर अटल कन्वेंशन सेंटर के पास चौक स्थित हनुमान मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे। वहां से आवास
5A कालिदास मार्ग के लिए रवाना होंगे। भाजपा के महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रहे हैं और रक्षा मंत्री शनिवार को 10:30 बजे सूर्या क्लब कैंट में आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित सेमिनार में भी शामिल होंगे और इसके उपरांत 5A कालिदास मार्ग आवास की तरफ जाएंगे। तो आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर 16 जून को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे और राजनाथ सिंह शुक्रवार को 4:20 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधा वो नदवा कॉलेज हसनगंज के लिए प्रस्थान करेंगे और नदवा विद्यालय में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मनकामेश्वर मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे और इसके बाद आपको बता दें कि 6:20 पर अटल कन्वेंशन सेंटर के पास चौक स्थित हनुमान मंदिर में भी दर्शन पूजन उनकी तरफ से किया जाएगा। वहां से आवास 5A कालिदास के लिए वो रवाना होंगे। बीजेपी के महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रहे हैं। रक्षा मंत्री शनिवार को 10:30 बजे सूर्या क्लब कैंट में आत्मनिर्भर भारत में आयोजित सेमिनार में भी शामिल होंगे। इसके उपरांत 5A कालिदास मार्ग आवास की तरफ पहुंचेंगे। तो 3 दिवसीय दौरे पर 16 जून यानी कि आज से अपने संसदीय क्षेत्र आज जो है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। आपको बता दें कि 4:20 पर वो सबसे पहले लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधा पहले जो कार्यक्रम उनका निर्धारित किया गया है वो नदवा कॉलेज में कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। तो सबसे पहले वो नदवा कॉलेज हसनगंज के लिए प्रस्थान करेंगे। नदवा विद्यालय में कार्यक्रम में शामिल होने के बाद वो मनकामेश्वर मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद आपको बता दें कि ठीक 6:20 पर अटल कन्वेंशन सेंटर के पास चौक स्थित हनुमान मंदिर में भी दर्शन पूजन करेंगे और वहां से आवास 5A कालिदास मार्ग के लिए रवाना होंगे। भाजपा के महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रहे हैं और रक्षा मंत्री शनिवार को 10:30 बजे सूर्या क्लब कैंट में आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित सेमिनार में शामिल होंगे। इसके उपरांत 5A कालिदास मार्ग आवास पहुंचेंगे। तो एक तरीके से लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी काफी अहम ये दौरा माना जा रहा है और वो लखनऊ जो है पहुंचने वाले हैं और आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आपको बता दें कि लखनऊ के दौरे पर रहेंगे। आज से 3 दिवसीय दौरे पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचने वाले हैं और सबसे पहले आपको बता दें जो पहला कार्यक्रम है वो नदवा कॉलेज हसनगंज में आयोजित है और जहां पर वो कार्यक्रम में शामिल होंगे और उसके बाद मनकामेश्वर मंदिर पहुंचकर उनकी तरफ से जो है दर्शन किए जाएंगे और मनकामेश्वर मंदिर में पहुंचकर वो पूजा अर्चना करेंगे, उनका आशीर्वाद लेंगे और उसके बाद और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से लेकर 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंचने वाले हैं। तीनों दिन के क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, एक बार पूरी जानकारी। तो आपको बता दें कि देश के रक्षा मंत्री और लखनऊ से सांसद राजनाथ सिंह अपने 3 दिवसीय दौरे पर 16 जून को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचेंगे। और इसी के साथ राजनाथ सिंह शुक्रवार को 4:20 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे वो नदवा कॉलेज हसनगंज के लिए प्रस्थान करेंगे। नदवा विद्यालय में एक कार्यक्रम में शामिल होने के बाद मनकामेश्वर मंदिर पहुंचकर दर्शन पूजन उनकी तरफ से किया जाएगा। इसके बाद आपको बता दें कि 6:20 पर अटल कन्वेंशन सेंटर के पास चौक स्थित हनुमान मंदिर में भी वो दर्शन पूजन करेंगे और वहां से आवास 5A कालिदास मार्ग के लिए रवाना होंगे। भाजपा के महानगर अध्यक्ष मुकेश शर्मा ने बताया कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपने 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रहे हैं। रक्षा मंत्री शनिवार को 10:30 बजे सूर्या क्लब कैंट में आत्मनिर्भर भारत पर आयोजित सेमिनार में भी शामिल होंगे। तो आज से 3 दिवसीय दौरे पर राजनाथ सिंह लखनऊ आने वाले हैं और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी जितेंद्र चौहान इस वक्त लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र,
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ आ रहे हैं, क्या क्या उनके कार्यक्रम रहने वाले हैं? पहले दिन कौन सा कार्यक्रम, दूसरे दिन और तीसरे दिन क्या क्या कार्यक्रम उनके निर्धारित किए गए हैं? एक बार पूरी जानकारी। देखिए, लखनऊ से सांसद भी हैं और देश के रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, और 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पे आ रहे हैं। और साफ तौर पर कहा जाता है कि लखनऊ से देश के सांसद रक्षा मंत्री 16 जून यानी शुक्रवार को आज देर शाम पहुंचेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिवसीय दौरे पर लगभग 4:20 पर लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सीधे एयरपोर्ट से नदवा कॉलेज हसनगंज के लिए प्रस्थान करेंगे, जहां पर नदवा विद्यालय के अंतर्गत कार्यक्रम रखा गया है, उसमें सम्मिलित होने का काम करेंगे रक्षा मंत्री। तो वहीं लगभग 5:40 पर मनकामेश्वर मंदिर, जो कि नदवे से ठीक थोड़ी दूरी पर है, जहां पर वो दर्शन करने के लिए जाएंगे और दर्शन पूजा अर्चना करने के बाद लगभग 6:20 पर अटल कन्वेंशन सेंटर में चौक स्थित हनुमान मंदिर है, वहां पर दर्शन करने का काम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। तो वहीं 17 जून यानी कल रक्षा मंत्री शनिवार को 10:30 बजे सूर्या क्लब जो कि कैंप में है, वहां पर आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत सेमिनार रखा गया है। उस सेमिनार में शामिल होने का काम रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। उसके बाद 5 एक कालिदास यानी एक कालिदास आवास पंकज की क्या है, वहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहां रुकते हैं, वहां पर अपने आवास पर जाएंगे और 18 तारीख को यानी रविवार को 11:30 बजे इंदिरा गांधी प्रस्थान गोमती नगर के रवाना होंगे, जहां पर ध्येय फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम में शामिल होने का काम करेंगे रक्षा मंत्री। और कार्यक्रम में लगभग के बाद वो पुनः अपने आवास वापस चले जाएंगे और लगभग 4 बजे IIM रोड मूर्ति पुलिया फ्लाईओवर है और खुर्रम नगर स्थित मूर्ति पुलिया फ्लाईओवर है, उसका निर्माण कार्य जो चल रहा है, क्योंकि उनकी भी सौगात है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की और सांसद होने के नाते, और उसी का निरीक्षण करने का काम कर लेगा। तो इसी के शाम लगभग 5 बजे गोमती नगर रेलवे स्टेशन, जो कि एयरपोर्ट की तर्ज पे बनाया जा रहा है, उस एयरपोर्ट की तर्ज पे जो स्टेशन बनाया जा रहा है, उसके जो कार्य प्रगति चल रहा है, उसका निरीक्षण काम करेंगे। और उसके उपरांत 5:30 बजे वो लखनऊ से दिल्ली के लिए पुनः रवाना हो जाएंगे और 3 दिवसीय दौरे में वो काफी स्थलीय निरीक्षण करने के साथ साथ कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और साथ ही साथ भगवान शिव के, भगवान शंकर के दर्शन भी करने का काम करेंगे। नितिन, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए, कितना अहम माना जा रहा है ये दौरा, और वो भी 3 दिवसीय दौरा ये रहने वाला है? देखिए, लखनऊ से सांसद है और जाहिर सी बात है कि अहम इसलिए है क्योंकि लगातार उन्होंने सौगात दी है लखनऊ को, और लखनऊ को सौगात देते वो नजर आते हैं और कहीं न कहीं कई सालों से लगातार वो सांसद हैं। और ये माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव के नजरिए से भी वो सांसद होने के नाते काफी अहम दौरा है। जो यहाँ पर कार्य चल रहा है, जो यहाँ पर निर्माण कार्य किए जा रहे हैं, उनका निरीक्षण करने का काम करेंगे और साथ ही साथ जो कार्यक्रम है लखनऊ सांसद होने के नाते वो यहाँ पर सम्मिलित होने का काम करेंगे। लेकिन तैयारियों को लेकर भी एक बार पूरी जानकारी। देखिए, ये कह सकते हैं कि जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम कर रखे हैं। हालांकि उनके साथ SPG और कहीं न कहीं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता, जहाँ जहाँ भी जाएंगे भारी संख्या में पुलिस बल तैनात होगा और पुलिस बल पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम, यानी कह सकते हैं कि आज देर शाम से एयरपोर्ट से लेकर उनके आवास से और जहाँ पर स्थलीय निरीक्षण कार्यक्रम में शामिल होंगे, वहाँ पूरी तरह से पुलिस तैनात होगी। चलिए जितिन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और 15 मई से जारी पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित हो गई है। लोगों की समस्याओं को देखते हुए पटवारियों ने हड़ताल को स्थगित कर दिया है और इसी के साथ आपको बता दें कि पटवारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के चलते आम जनता के राजस्व संबंधित कार्यों के निपटारे में काफी कठिनाइयां आ रही थी। राजस्व विभाग से जुड़ी अति आवश्यक सेवाओं में हो रही बाधा के चलते शासन ने पटवारियों के कार्य करने से इनकार किए जाने का प्रतिषेध किया था और राज्य सरकार ने अपनी शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए राजस्व विभाग के पटवारियों के लिए ESMA लगाया था और यह आदेश 7 जून से प्रभावशाली हुआ था। और आपको बता दें कि इस एक्ट के अंतर्गत राजस्व विभाग से जुड़ी अत्यावश्यक सेवाएं भी आती हैं। शासन ने लोकहित में ये निर्णय लिया था और पटवारियों के हड़ताल के चलते शिक्षा सत्र चालू होने और रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन होने से विद्यार्थियों की जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र प्राप्त करने में कठिनाई हो रही थी। इन जरूरी दस्तावेजों के नहीं बनने से इन विद्यार्थियों को दिक्कतें हो रही थी, वहीं किसानों को भी परेशानी हो रही थी। इसे संज्ञान में लेते हुए सरकार ने ESMA लगाया था और अब लोगों की समस्याओं को देखते हुए पटवारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल स्थगित कर दी।
और इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी टिकेश वर्मा इस वक्त रायपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। टिकेश, जिस तरीके से बात कर ली जाए, पटवारियों ने जो अनिश्चितकालीन हड़ताल जो पटवारी कर रहे थे, अब इसे स्थगित कर दिया गया है। क्यों इसे स्थगित किया गया है, एक बार इसे लेकर पूरी जानकारी। देखिए लगातार लेकिन इससे बता दूं कि छत्तीसगढ़ में लगातार 1 महीने से पटवारियों की हड़ताल चल रही थी और पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने कल देर रात शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। मुलाकात कर पटवारी संघ ने अपना हड़ताल खत्म करने का निर्णय लिया है। इससे पहले हड़ताल पर बैठे पटवारियों को राजस्व ने 19 जून तक वापस लौटने का अल्टीमेटम दे दिया था। बता दें कि अगले 4 दिन से जो पटवारी काम पर नहीं लौटते हैं उसके बाद बर्खास्तगी की कार्रवाई शुरू कर दी जाती, लेकिन सरकार ने इन पर एस्मा भी लगाया, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हो रहा था। नतीजा ये था कि राजस्व का जो पूरा कामकाज था वो ठप पड़ गया था। न तो सीमांकन हो रहा था, न ही आय जाति निवास प्रमाण पत्र बन रहे थे। इसके बाद उच्च शिक्षा के प्रवेश के लिए जी इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ती है, वो अभी से प्रवेश होने वाले विद्यार्थियों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। इस दौरान जब कल मुलाकात हुआ तो एनबी न्यूज ने जो प्रदेश अध्यक्ष है भागवत कश्यप उनसे बातचीत की। उनको साफ तौर पर कहना है कि जनता से काफी सारे काम रुके हुए हैं, हम जो जनहित की हड़ताल खत्म करने का फैसला लिया है। इधर हड़ताल खत्म करती पटवारियों ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात कर इन पूरे विषय पर चर्चा की और कई उनकी मांगों पर आश्वासन भी दिलाया। जो पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उनका साफ तौर पर कहना है कि छात्र हित को देखते हुए खेती किसानी के समय काम चल रहा है, तमाम विषयों को देखते हुए उन्होंने हड़ताल खत्म किया है। इससे पहले भी लगातार पटवारी संघ की हड़ताल चल रहे थे, उसमें काफी सरकार सख्त भी हुए थे। जी वही बात कर ली जाए, जिस तरीके से पटवारी लगातार जो है हड़ताल पर बैठे हुए थे, ऐसे में लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था? पर लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि अभी उच्च शिक्षा में प्रवेश के भी जो वो दरवाजा खुल गए थे, तो छात्रों को भी परेशानी हो रही थी, खेती किसानी को लेकर भी प्रॉब्लम हो रहा था। और वही बात करें तो इस तरीके से ना तो सीमांकन हो पा रहा था, ना तो आय बढ़ रहा था, ना जाति निवास। इन तमाम तरीकों में लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। प्रवेश लेने में विद्यार्थियों को भी इसमें समस्या का सामना करना पड़ा था। लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस मामले को लेकर निर्देश भी दिए थे और सख्त हुए थे। इसके बाद ये जो असर है वो दिखने मिला है। अब बात करें पटवारियों की मांगों की, तो पटवारियों की मांग थी कि उनकी वेतन बढ़ोतरी की जाए, वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति दी जाए, कार्यालय संसाधन और भत्ते दिया जाए। तमाम उनके 8 मांग थे। इन मांगों को लेकर वो लंबे समय तक यानी कि 1 महीने तक वो हड़ताल पर थे। टिकेश, वहीं बात कर लें, अनिश्चितकालीन हड़ताल खत्म होने के बाद पटवारियों ने क्या कुछ कहा है? पर कहा है कि जिस तरीके से उनका जो प्रदर्शन चल रहा था और सरकार से आश्वासन मिलने के बाद और कई मांगों पर सहमति बनने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया है। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से तमाम तरीके के जो काम ठप पड़े हैं, जनहित मुद्दों को देखते हुए उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से आश्वासन मिलने के बाद उन्होंने ये हड़ताल खत्म किया है। और आने वाले समय में जिस तरीके से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, लगातार एनबी न्यूज भी ग्राउंड पर जाकर इन तस्वीरों को दिखाया कि लोगों को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। तो तमाम तरीके की जो समस्या है उनको लेकर के जब जनता की बातों को एनबी न्यूज ने पटवारी संघ से अवगत कराया, पटवारियों के हड़ताल पर जाकर अवगत कराया, तो उन्हें भी लगा कि ये जो समस्या है वो जनहित की समस्या और जनहित के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर के उन्होंने हड़ताल खत्म किया, जिसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात किए और कल देर शाम मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करने के बाद इनकी जो मांगों पर सहमति बनी उसके बाद हड़ताल खत्म कर दिया। जी टिकेश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की अंतरिम कमेटी की बैठक जो है आज इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है और ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। खास बात यह है कि बैठक को काफी शॉर्ट नोटिस पर बुलाया गया है। सूत्रों के अनुसार एक बार फिर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को हटाने पर निर्णय लिया जा सकता है। और पिछले महीने की भी SGPC की बैठक बुलाई गई थी, जिसमें पहले भी श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को हटाने की बात हुई थी, लेकिन ज्ञानी हरप्रीत सिंह को लेकर अकाली दल में फूट पड़ने लगी है। प्रकाश सिंह के सहयोगी और सीनियर अकाली नेता और सुखबीर बादल के करीबी एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, जिसके बाद अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने इस फैसले को पोस्टपोन कर दिया था। तो आपको बता दें कि श्रोमणी
गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की अंतरिम बैठक आज जो है इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है और इस बैठक में सुबह 11 बजे से ये बैठक शुरू होगी। खास बात यह है कि बैठक को काफी शॉर्ट नोटिस पर बुलाया गया है। सूत्रों के अनुसार श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को हटाने पर निर्णय लिया जा सकता है। पिछले महीने भी एसजीपीसी की बैठक बुलाई गई थी। इससे पहले श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को हटाने पर बात हुई थी, लेकिन ज्ञानी हरप्रीत सिंह को लेकर अकाली दल में फूट पड़ने लगी और प्रकाश सिंह के सहयोगी सीनियर अकाली नेता और सुखबीर बादल के करीबी एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जिसके बाद अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने इस फैसले को पोस्टपोन कर दिया था। तो आज इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। बैठक में कई बड़े फैसले होने की संभावना जताई जा रही है और ये भी जो सूत्रों के मुताबिक खबर सामने आ रही है उसमें ये भी कहा जा रहा है कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह को हटाया जा सकता है, क्योंकि जब इससे पहले पिछले महीने ये एसजीपीसी की बैठक बुलाई गई थी जिसमें पहले भी जो है श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह को हटाने की बात हुई थी और अब लेकिन इस ज्ञानी हरप्रीत सिंह को लेकर जो है अकाली दल में फूट पड़ने लगी है। प्रकाश सिंह के सहयोगी सीनियर अकाली नेता और सुखबीर बादल के करीबी एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, जिसके बाद अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने इस फैसले को पोस्टपोन कर दिया था। तो आपको बता दें कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की अंतरिम कमेटी की बैठक आज बुलाई गई है। ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। इस बैठक की खास बात यह है कि बैठक को काफी शॉर्ट नोटिस पर बुलाया गया। सूत्रों के अनुसार एक बार फिर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह को हटाने पर जो है निर्णय लिया जा सकता है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि पिछले महीने जब एसजीपीसी की बैठक बुलाई गई थी जिसमें पहले श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को हटाने की बात हुई थी, लेकिन ज्ञानी हरप्रीत सिंह को लेकर अकाली दल में फूट पड़ने लगी। प्रकाश सिंह के सहयोगी सीनियर अकाली नेता और सुखबीर बादल के करीबी एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे, जिसके बाद अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने इस फैसले को पोस्टपोन कर दिया था। तो इमरजेंसी बैठक आज बुलाई गई है। 11 बजे ये बैठक होगी और ये कहा जा रहा है कि श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह को हटाने पर इस बैठक में निर्णय लिया जा सकता है। ये बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि एक महीने पहले भी एसजीपीसी की बैठक बुलाई गई थी जिस पर जो है श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह को हटाने की बात हुई थी और ये इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। 11 बजे ये इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। तो आपको बता दें कि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की अंतरिम कमेटी की बैठक जो है इमरजेंसी बैठक आज बुलाई गई है। ये बैठक सुबह 11 बजे शुरू होगी। खास बात यह है कि बैठक को काफी शॉर्ट नोटिस पर बुलाया गया है। सूत्रों के अनुसार एक बार फिर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह को हटाने पर निर्णय लिया जा सकता है। पिछले महीने भी एसजीपीसी की बैठक बुलाई गई थी जिसमें पहले श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार यानी हरप्रीत सिंह को हटाने पर बात हुई थी, लेकिन ज्ञानी हरप्रीत सिंह को लेकर अकाली दल में फूट पड़ने लगी थी। प्रकाश सिंह के सहयोगी सीनियर अकाली नेता और सुखबीर बादल के करीबी एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संदीप सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, जिस तरीके से बात कर ली जाए, आज एक इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है, क्यों ये बैठक बुलाई गई है, क्या इस बैठक में जो है खास रह सकता है, एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल दिशा, बता दें कि एसजीपीसी की बैठक जो आज श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार के चलते बुलाई गई है। हालांकि देखा जाए तो जरूर हो सकता है कि अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह को जो है छुट्टी दे दी जाए। हालांकि अगर देखा जाए तो जरूर आज जो है एक आपातकालीन जो है बैठक बुलाई गई है जिसमें सब जो सिख जत्थेबंदियां हैं वो पहुंचेंगे और बैठक में जो है कहीं ना कहीं जो है निर्णय जो है वो लिया जा सकता है। हालांकि पहले भी देखा जाए तो एक बैठक जो है बुलाई गई थी जिसमें यानी हरप्रीत सिंह की बात हो रही थी कि उनको जो है वहां से छुट्टी दे दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं लगातार उसके चलते विचार विटांदरा होता रहा। हालांकि अब जो है बैठक बुलाई गई है। अब आज बैठक में क्या होने वाला है ये 11 बजे जो बैठक शुरू होगी उसके बाद जो है पता लग सकेगा कि ज्ञानी हरप्रीत सिंह जो है वो अभी भी अकाल तख्त के जत्थेदार बने रहे हैं या उनको जो है वहाँ से छुट्टी दे दी गई है। जी संदीप, वही बात कर लें, ज्ञानी हरप्रीत सिंह को उनके पद से हटाने की बात कही जा रही है, पीछे का कारण क्या है? मिल पा रही है आपको? जी जी जी
संदीप, ज्ञानी हरप्रीत सिंह को पद से हटाने की बात कही जा रही है, इसके पीछे का कारण क्या है? जी बिल्कुल, अगर बता दें ज्ञानी हरप्रीत सिंह जो है उनको यही कहा जा रहा है कि ये जो है सिख विरोधी गतिविधियां करते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि अकाल तख्त पर बैठकर साथ जो है ज्ञानी हरप्रीत सिंह जो है देते हुए नजर आते हैं। जैसे कि अमृतपाल का जो साथ दिया था और जो घटनाएं हो रही है पंजाब में सिख जथेबंदियों को लेकर, उसका साथ जो है वो देते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो लगातार ही इन पर जो है मंथन होता हुआ नजर आ रहा है। पिछली बार भी बैठक हुई थी, इस बार भी जो है बैठक जो है बुलाई गई है। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई आज जो है नतीजा जो निकल कर सामने आ सकता है। जी संदीप, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। महाराष्ट्र में शिवसेना यानी कि उद्धव गुट सांसद संजय राउत और उनके भाई विधायक सुनील राउत को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मयूर शिंदे नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कांजूर मार्ग पुलिस आरोपी मयूर शिंदे से पूछताछ कर रही है और ये जानकारी मुंबई पुलिस की तरफ से दी गई है। जानकारी के मुताबिक धमकी भरे फोन कॉल्स के बाद सांसद संजय राउत ने घटना की जांच को लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा था और इस पत्र के बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की और बुधवार की रात साइबर पुलिस की मदद से कांजूर मार्ग पुलिस ने मयूर शिंदे को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी मयूर शिंदे फिलहाल पुलिस हिरासत में है और उसकी पूछताछ जारी है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट सांसद, आपको बता दें संजय राउत और उनके भाई विधायक सुनील राउत को जान से मारने की धमकी देने में जो ये पूरा मामला है, इसमें पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है और पुलिस ने मयूर शिंदे नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कांजूर मार्ग पुलिस आरोपी मयूर शिंदे से पूछताछ कर रही है। ये जानकारी मुंबई पुलिस की तरफ से दी गई है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि धमकी भरे फोन कॉल्स के बाद सांसद संजय राउत ने घटना की जांच को लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा था और इस पत्र के बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू कर दी थी और बुधवार की रात साइबर पुलिस की मदद से कांजूर मार्ग पुलिस ने मयूर शिंदे को गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी मयूर शिंदे फिलहाल पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ लगातार जारी है। तो आपको बता दें कि सांसद संजय राउत और उनके भाई सुनील राउत को जान से मारने की धमकी जो है मिल रही थी और इस पर मुंबई पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और मुंबई पुलिस ने मयूर शिंदे नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ लगातार जारी है। और ये बताया जा रहा है, जो जानकारी सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि धमकी भरे फोन कॉल्स के बाद सांसद संजय राउत ने घटना की जांच को लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को जो है पत्र लिखा था और इस पत्र के बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की और बुधवार की रात साइबर पुलिस की मदद से कांजूर मार्ग पुलिस ने मयूर शिंदे को गिरफ्तार कर लिया और आरोपी मयूर शिंदे फिलहाल पुलिस हिरासत में है और उनकी पूछताछ लगातार जारी है। तो महाराष्ट्र में शिवसेना उद्धव गुट सांसद संजय राउत और उनके भाई विधायक सुनील राउत को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आपको बता दें कि पुलिस ने मयूर शिंदे नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। कांजूर मार्ग पुलिस आरोपी मयूर शिंदे से पूछताछ कर रही है। ये जानकारी मुंबई पुलिस की तरफ से दी गई है। जानकारी के मुताबिक धमकी भरे फोन कॉल्स के बाद सांसद संजय राउत ने घटना की जांच को लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखा था और इस पत्र के बाद पुलिस ने तेजी से जांच शुरू की और बुधवार की रात साइबर पुलिस की मदद से कांजूर मार्ग पुलिस ने मयूर शिंदे को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी मयूर शिंदे फिलहाल पुलिस की हिरासत में है और उसकी पूछताछ लगातार जारी है। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी इस वक्त मुंबई से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, मुंबई पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है क्योंकि संजय राउत और उनके भाई को जान से मारने की जो धमकी मिल रही थी उसका आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पूछताछ पुलिस कर रही है, क्या क्या पूछताछ अभी तक की गई है, एक बार पूरी जानकारी। संजय राउत को धमकी देने वाले मुख्य आरोपी मयूर शिंदे की गिरफ्तारी हुई है।
जानकारी है कि मयूर सिंह संजय राउत और उनके भाई सुनील राउत का बेहद करीबी है, लेकिन मुंबई पुलिस यह जानना चाहती है कि आखिरकार संजय राउत को धमकी क्यों दी गई थी, इसके पीछे का मकसद क्या था। लेकिन जिस तरह से संजय राउत को धमकी लगातार मिल रही थी, खासकर उनके साथ गाली गलौज हुआ था, उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। इसके अलावा लगातार पुलिस जांच करते हुए और 4 लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन मुख्य आरोपी मयूर सिंह की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। लेकिन आखिरकार उसकी गिरफ्तारी हुई। गिरफ्तारी के बाद अब जो है मुंबई पुलिस यह जानने की कोशिश कर रही है कि इसके पीछे का मकसद क्या है और संजय राउत को आखिरकार धमकी क्यों दी जा रही थी। जी सत्यप्रकाश, जिस तरीके से मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है, पहले तो मुख्य आरोपी को लेकर जानकारी की कौन है और जो 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो कौन कौन है, उन्हें लेकर भी पूरी जानकारी। देखिए, संजय राउत को धमकी देने वाला मयूर सिंधे खुद राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का नेता है और संजय राउत का बेहद करीबी भी है। कई तस्वीरें ऐसी भी देखने को सामने मिली जो संजय राउत और संजय राउत के भाई के साथ कई बार उन्हें साथ देखा गया। अब ऐसे में सबसे समझने वाली बात यह है कि आखिर एनसीपी का एक नेता शिवसेना के प्रवक्ता को आखिर क्यों इस तरह से जान से मारने की धमकी दे रहा था। जानकारों का ऐसा मानना है कि संजय राउत की सुरक्षा बढ़ाई जाए, इसलिए उन्हें इस तरह की धमकी दी जा रही थी। लेकिन इस पर भारतीय जनता पार्टी के नेता नीतीश राणे ने ट्वीट कर कहा है कि संजय राउत के प्रोपोगंडा कोई नया नहीं है, इस तरह का पुराना प्रोपोगंडा है। संजय राउत को अगर सुरक्षा बढ़ानी थी तो सीधे गृह मंत्री से मुलाकात कर लेते हैं। लेकिन जिस तरह से संजय राउत ने गृह मंत्री को पत्र लिखा है कि उनके जान के खतरा है, लेकिन यह खतरा नहीं है बल्कि संजय राउत का प्लांट प्रोपोगंडा है जिसके तहत ये पूरा मामला सामने आया है। जी चलिए सत्यप्रकाश, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार सूबे भर में धान की सुचारू ढंग से के साथ जो है बिजाई को यकीनी बनाने के लिए किसानों को निर्विघ्न बिजली मुहैया कराने के लिए पूरी तरह से तैयार है। यहां जारी एक बयान में मुख्यमंत्री ने कहा कि सूबा सरकार ने पिछले साल की तरह सूबे भर में धान की बिजाई पड़ावार शुरू करने का फैसला किया है। उन्होंने बताया कि सूबे के कुछ हिस्सों में धान की बिजाई 10 जून से शुरू हो चुकी है, जबकि बाकी हिस्से अलग पड़ाव अधीन 16, 19 और 21 जून को कवर किए जाएंगे। भगवंत मान ने कहा कि इस बिजाई प्रक्रिया को प्रभावशाली ढंग के साथ लागू करने के लिए सूबे को 4 जोनों में बांटा गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि पहले पड़ाव के अधीन सरहद पर कटीली तार से पार के क्षेत्रों में ये लगवाई 10 जून से शुरू हो गई और उन्होंने कहा कि कल भाव 16 जून से दूसरे पड़ाव अधीन 7 जिलों के लिए निर्विघ्न बिजली सप्लाई की यकीनी बनाई जाएगी। भगवंत मान ने कहा कि तीसरे पड़ाव में अधीन 7 जिलों में 19 जून से धान की फसल लगना शुरू की जाएगी, जबकि बाकी 9 जिलों में धान की लगवाई 21 जून से शुरू होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि पंजाब सरकार सूबे भर में धान की सुचारू ढंग के साथ बिजाई को यकीनी बनाने के लिए किसानों को निर्विघ्न बिजली मुहैया करवाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी विजय वोरा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय, मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जो है किसानों के लिए जब धान बिजाई शुरू हो चुकी है, ऐसे में बिजली मुहैया कराने की जो है बात उनकी तरफ से कही गई है और क्या क्या बातें उनकी तरफ से कही गई है, एक बार पूरी जानकारी। बिल्कुल, बात करें तो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साफ तौर पर किसानों को कहा है कि किसी तरह की भी बिजली की किल्लत धान की बिजाई में नहीं आने दी जाएगी। आज से रस्मी तौर पर शुरुआत जो है धान की बिजाई की शुरू होने जा रही है। इसको मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने किसानों से अपील की है कि मेरा साथ दें, पड़ाववार मतलब बारी बारी करके जो है धान की बिजाई करें ताकि किसी को भी बिजली की किल्लत ना आए। ये बात पे जोर देता कहा था मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने कि पिछले साल पिछली बारी की तरह इस बार भी किसान मेरा साथ जरूर देंगे ताकि बिजली की किल्लत से किसी किसान को
दिक्कत। हाँ। विजय, वही बात कर ली जाए किसानों का क्या कुछ कहना है इस पर? किसानों का बिल्कुल यही कहना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से बात की है कि पिछली बार भी बिजली की किल्लत कभी नहीं आई थी, तो इसको देखते हुए किसान भी पंजाब सरकार का साथ झूठ देंगे। कहीं ना कहीं ये बात के लिए पंजाब सरकार भी चिंतित है, क्योंकि पिछले दिनों केंद्र सरकार से बिजली की किल्लत जो धान की बिजाई में होने वाली थी उसकी मांग भी 1000 मेगावाट की मांग जो बिजली मंत्री से मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान करते नजर आए थे। हालांकि 2 दिन से लगातार मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान जो है दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं, कई अहम चर्चाओं पे बातचीत हुई है। वहीं कहीं ना कहीं इस बात को लेकर भी चर्चा हुई होगी कि पंजाब में धान की बिजाई को लेकर किसी चीज की भी दिक्कत ना आए, केंद्र उसका साथ दे। पर पंजाब के किसानों से अपील की है उन्होंने भी मेरा साथ दें, ताकि किसी भी प्रकार की किसानों को दिक्कत धान की बिजाई में ना। विजय, वही बात कर ले धान की बिजाई को लेकर पंजाब में जो जिले हैं उन्हें किस तरीके से कितने जोनों में बांटा गया है? तकरीबन 7 जिलों में पंजाब में जो धान की बिजाई की बात की जा रही है, फतेहगढ़ साहब हो, पठानकोट, तरन हो, तो इसके अलावा 7 जिले जो है शहीद भगत सिंह नगर हो, तो इन जो है जिलों में आज से बिजाई जो है धान की शुरू हो जाएगी। तो आज से रस्मी तौर पर बिजाई जो शुरू होगी, किसानों को निर्विघ्न बिजली मिलेगी, इसकी गारंटी जो है पंजाब के मुख्यमंत्री ने दी है कि किसी तरह की भी बिजली की किल्लत नहीं आने दी जाएगी। पर किसान जो है मेरा साथ दें, जो 7 जिले बकाया बच गए हैं उनकी भी जल्दी से ही बिजाई शुरू हो जाएगी। फिलहाल जो है 7 जिलों की आज घोषणा जो की है, इन जिलों में जो मैंने बताया जैसे तरन तारण हो, फतेहगढ़ साहब हो, पठानकोट हो, गुरदासपुर हो, शहीद भगत सिंह नगर हो, तो इन जिलों में आज से रस्मी तौर पे बिजाई शुरू होगी। बाकी जिलों में कुछ दिनों बाद पड़ाव बाद जो है बिजाई की शुरुआत होगी। चलिए विजय, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। लोकसभा चुनाव में अभी लंबा समय है, लेकिन कांग्रेस में विभिन्न सीटों पर दावेदार स्वयं ही सामने आने लगे हैं। उत्तराखंड में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने हरीश धामी के बयान को लेकर कहा कि अगर वो नैनीताल से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं तो ये अच्छी बात है। ये संकेत है कि पार्टी का माहौल ठीक है और इससे पहले भी कई लोग इच्छा जता चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस पर पैनल बनेगा और उसके बाद सर्वे किया जाएगा। सर्वे के आधार पर टिकट का वितरण हाईकमान करेगा। वहीं हरीश धामी ने एक प्रोग्राम के तहत ये बयान दिया था कि अगर पार्टी उन्हें मौका देती है तो लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ेंगे और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर उन्होंने ठान लिया तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। देखिए, अगर पार्टी ने हम पर भरोसा किया, विश्वास दिया, तो निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि हम सीट को जीत के दिखाएंगे। और ऐसा पहली बार नहीं, जो है 33 साल बाद धारचूला विधानसभा पहली बार कांग्रेस ने जीती। और अगर नैनीताल लोकसभा सीट से मुझे मौका मिलता है तो निश्चित तौर पे जो है उत्तराखंड की आवाज़ हम उस सदन में रखेंगे। और जो संघर्ष करना, एक लड़ना जो हमारी आदत है, क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ, मेरे पिताजी ने देश के जो है 1971 की लड़ाई लड़ी, एक पूर्व सैनिक का बेटा हूँ, तो अगर मुझे मौका मिला तो वही जज्बा मैं अपने इस प्रदेश के लिए, अपने इस उत्तराखंड के लिए उस सदन में दिखाऊंगा। और जो बहुत से नेता गए जो कहते हैं कि हम पहाड़ की पानी रोकेंगे, पहाड़ की जवानी लौटाएंगे, उसको अगर कहीं ना कहीं धरातल पर उतारना है तो उसके लिए निश्चित तौर पर हम जैसे युवाओं को मौका देना चाहिए और हम बताएंगे कि कैसे पहाड़ की पीड़ा को हम वहाँ पर रख सकते हैं। यही मैं कहना चाहूँगा। ये तो हाईकमान को तय करना है। बाकी जहाँ मेरी बात है तो हमने आज तक जो कहा है वो किया है। अगर हम मन बना लेंगे लड़ना है तो फिर देखिए, अगर इच्छा जता रहे हैं अच्छी बात है, संकेत है कि पार्टी का माहौल ठीक है। और लोग भी, कई लोग इच्छा जता चुके हैं। हम पैनल बनाएंगे, सर्वे होगी, सर्वे के आधार पर जिसको भी सर्वे बोलेगा उस हिसाब से। हमारे साथ जुड़ चुके हैं तारिक। हरीश धामी की तरफ से बयान दिया गया है, क्या उनकी तरफ से बयान दिया गया है जिस पर करण माहरा का भी रिएक्शन सामने आया है?
बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये प्रोग्राम के तहत हरीश धामी ने जो धारचूला से विधायक बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो नैनीताल लोकसभा से जो है चुनाव लड़ेंगे, और अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं देती है और उन्होंने अगर चुनाव लड़ने का मन बना लिया तो निर्दलीय ही चुनाव लड़ जाएंगे। तो इससे बिल्कुल साफ तौर पर ये बात जाहिर हो जाती है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो अभी भी जो है पूरी तरह पार्टी के साथ नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले पर करण मेहरा ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि टिकट उसे ही दिया जाता है जिसका नाम पैनल में होता है। पहले सर्वे किया जाता है, तमाम दावेदारों की लिस्ट बनाई जाती है, उसके बाद जो है पार्टी डिसाइड करती है कि टिकट किसे देना है। लेकिन हरीश धामी ने ये बात भी बिल्कुल खुलकर साफ तौर पर कर दी है कि अगर उन्होंने एक बार चुनाव लड़ने का मन बना लिया तो नैनीताल लोकसभा सीट से जो है निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और हिमाचल प्रदेश के जनजातीय जिला चंबा के किहार में हुए मनोहर हत्याकांड ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। मामला सामने आने के बाद स्थानीय लोग लगातार आरोपियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। गुस्साई भीड़ ने किहार थाने का घेराव किया। इसके बाद हत्या आरोपी के घर पर आग लगा दी और मामले में हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी घटना की जांच NIA से कराने की मांग की है। वहीं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मामले को सांप्रदायिक रंग देने की बात की अपील की है और उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर यदि लिखित में उनसे NIA जांच की मांग करेंगे तो इस बारे में विचार करेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक शांति राज्य है। हमारी सरकार का दायित्व अल्पसंख्यकों को भी सुरक्षा मुहैया करवाना है। उन्होंने कहा कि विपक्ष मामले को लेकर राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जो सरासर गलत है। उन्होंने कहा कि इन दिनों हिमाचल प्रदेश में पार्टी और आगे उन्होंने कहा कि ये मामला तो अब सामने आया है, लेकिन सरकार ने इससे पहले ही कार्रवाई कर दी है। सभी संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और मुख्यमंत्री जाएंगे और मामले में राजनीति नहीं करनी चाहिए। हथियार उनके पास हाथ में लगे हैं और वो जिस प्रकार की भी जांच चाहेंगे, हम सरकार उनकी इस बात को भी मानने के लिए तैयार है। NIA की इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार, जिस तरह से अगर जयराम ठाकुर जी लिख कर देंगे तो हमें कोई हर्ज नहीं है। विपक्ष के नेता है, सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं। अगर वो कहेंगे तो वो उनकी बात को हम गौर करेंगे और उनसे चर्चा करने के बाद अगर वो बात करेंगे तो हम NIA के लिए भी तैयार है। कोई फर्क नहीं। देखिए, जांच में जितने भी परिवार के सदस्य हैं, अब बच्चे रह गए हैं, जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो 2 दिन पहले से अरेस्ट कर लिए गए हैं, हिरासत में ले लिए गए। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के अध्यक्ष वहां जाते हैं और ये काम करते हैं। तो हमने उनसे भी अनुरोध करेंगे कि इस प्रकार की वातावरण हिमाचल प्रदेश में पहले से नहीं है। सत्ता पक्ष के कुछ नेता हैं वो उसका संरक्षण जो है उनका और मामले को दबाने का प्रयास। अगर कोई भी ऐसी बात आती है, हमारी सरकार जिसने ये दर्दनाक कृत्य किया उनको जेल में के सलाखों के पीछे भेज दिया है और इस प्रकार का कोई भी कृत्य, ये तो 2 दिन बाद उठ रहा है। हमारी सरकार ने तो तुरंत कार्रवाई की है। अब इसमें राजनीति हो रही है। मैं चाहता हूं कि इन प्रकार की वारदातों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जांच भी प्रभावित हो रही है क्या इससे? देखिए, जांच सरकार ने कहा है पूरी जांच होगी, कोई जांच प्रभावित नहीं होगी। जो जिन्होंने उनको मारा है उन्होंने पुलिस की हिरासत में सब है। अगर कोई और उनके पास क्लू है तो मुझे बताइए, हम उन। और इस खबर तमाम जानकारी के लिए हमारी ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर जी इस वक्त हिमाचल से हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टीना जी, चंबा जिले में किहार में मनोहर हत्याकांड ने जो है पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। इसमें क्या क्या रिएक्शन सामने आ रहे हैं, एक बार जानकारी। जी बिल्कुल, ये एक ऐसा मामला है जिसमें लगातार हिमाचल में जो है एक सनसनी फैला दी थी और एक डर का माहौल लोगों में हो गया था। और इसके बाद जो लगातार ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे। पिछले कल भी जो आरोपियों का घर है
उसको आग के हवाले भीड़ ने कर दिया था। और उसके बाद नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने इस पूरे मामले में NIA से जांच कराने की मांग की थी। उनका कहना था कि ये जो परिवार है जिन्होंने हत्याकांड को अंजाम दिया है, ये देश विरोधी जो गतिविधियां हैं उसमें भी संलिप्त हैं। तो ये जो पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़ा वो पर्याप्त नहीं है, इनके खिलाफ NIA से जांच कराई जाए। तो इस मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि वो तैयार हैं, वो विचार करेंगे। अगर नेता प्रतिपक्ष ये लिखित में उनको देते हैं, NIA की जांच की वो मांग करते हैं, लिखित में वो देते हैं, तो वो देखेंगे। और उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि हिमाचल एक शांति प्रिय राज्य है, तो इसमें जो है इस तरह की घटना जो है वो शर्मसार करती है। तो आप लोग जो है सब्र बनाए रखें, क्योंकि आरोपियों को सबको गिरफ्तार कर लिया गया है, हिरासत में से भी आरोपी हैं और जल्द ही जो है इनके खिलाफ चार्जशीट पेश करके इनको जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा और मामले को जो है वो तेज गति से जो है वो करा जाएगा। आपको बताएं कि ये जो हत्याकांड था, एक मनोहर नाम का जो लड़का है, शरीर के 7-8 टुकड़े इसके मिले थे और उसके बाद लगातार लोगों में आक्रोश है। लगातार लोग जो है चंबा में प्रदर्शन कर रहे हैं और किहार थाने का भी घेराव किया गया। वहां बड़े मुश्किल से किहार थाने को बचाया गया। उसके बाद जो लोग हैं वो जो आरोपी हैं उनके घर तक पहुंचे और उसको जो है आग के हवाले कर दिया। तो अब मुख्यमंत्री बार बार कह रहे हैं कि सबकी सुरक्षा करना उनका दायित्व है और लोग जो है वो सब्र बनाए रखें, क्योंकि तमाम आरोपी जो है वो उनको हिरासत में ले लिया गया है। जी चलिए टीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुँचाने के लिए। और पुंछ LOC पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़े पैमाने पर हथियारों का जखीरा बरामद किया है। इसके अलावा जांच की जा रही है कि इन हथियारों को कहां से लाया गया था और LOC के नजदीक बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद मिलने के बाद फिर से तलाशी अभियान शुरू किया गया है। माना जा रहा है कि हथियारों को सीमा पार से भेजा गया था। सूत्रों के अनुसार मौके से एक AK-74, 9 मैगजीन और 468 गोलियां बरामद की गई हैं। इसके अलावा 2 पिस्टल, 60 गोलियां, 6 हैंड ग्रेनेड बरामद किए गए हैं। मौके से तार काटने के उपकरण, खुदाई करने के लिए फावड़े और पुल थ्रू मिला है। और पुलवामा में बैंक ATM गार्ड संजय शर्मा की हत्या के मामले में राज्य जांच एजेंसी ने दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग और शोपियां जिले में कई ठिकानों पर छापे मारे। पिछले माह में SIA ने इस मामले में इन जिलों में अनेक ठिकाने खंगाले थे। फोटोग्राफी तो कर ली, इतना गिनने की फुर्सत नहीं है। काफ़ी मजदार में इस्लाम मिशन पकड़ा गया है। ये 9 सिखलाई और पुलिस पुंछ की जॉइंट कार्रवाई थी, जिसमें SOG के लड़के भी शामिल थे। चौकी जो खड़ी है उसके लड़के भी इसमें बुलाए गए थे। सुबह ये सर्च की गई। 2 दिन से इनको चेज़ कर रहे थे, लेकिन वो खुद तो भागने में दबाकर भाग गए साइड से। लेकिन ये सामान जो है छोड़ के, और ये जितना सामान हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, ये तबाही के लिए बहुत था। लेकिन ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारी अलर्ट फौज जो बॉर्डर पे तैनात है और हमारे लोग जो टीम के तौर पे उनके साथ काम कर रहे हैं। सबकी जॉइंट कार्रवाई थी और इसमें ये असला अम्यूनिशन दीगर ये आप देख रहे हैं, कटर है, इसमें ग्रेनेड हैं, पिस्टल हैं, AK-74 है जिसको किरण को कहते हैं, ये पकड़े गए हैं। और उस साइड में अगर आप नज़र दौड़ाएंगे, थोड़ा कैमरे को घुमाएंगे, तो दवाइयाँ भी साथ में हैं। पूरे ताम जाम के साथ ये लोग हमारे मुल्क में अमन को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमारी सतर्क फौज ने उनको नाकाम बनाया। और इस खबर में तमाम जानकारी के लिए हमारे सहयोगी रविंद्र श्रीवास्तव इस वक्त जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, पुंछ LOC पर सुरक्षा बलों ने सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़े पैमाने में हथियारों का जखीरा बरामद किया है। क्या कुछ बरामद किया गया है, एक बार पूरी जानकारी। जी बिल्कुल, देखिए पाकिस्तान लगातार आतंकियों को इस पार भेजने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। हालांकि कल भी पुंछ के इलाके में LOC पर जो है घुसपैठ की कोशिश को नाकाम किया गया है। एक बैट हमले की कोशिश जो है पाकिस्तान के सेना द्वारा जो आतंकियों को भेजा गया था, उन्होंने पूरी प्लानिंग की थी कि किसी तरीके से बैट का हमला किया जाए।
लेकिन कहा जाए जो सतर्क जवान थे उन्होंने इस हमले को नाकाम किया। जब वहां पर कुछ संदिग्ध मूवमेंट देखी तो सुरक्षा बलों ने आतंकियों पर फायरिंग की, जिसकी जवाबी कार्रवाई में आतंकी एकदम से बौखला गए और वहां से सामान फेंक कर कहीं न कहीं वो भाग खड़े हुए, क्योंकि बौखलाहट का नतीजा ये था कि जिस प्रकार से सुरक्षा बलों ने आतंकियों के ऊपर फायरिंग की, आतंकियों को ये ज्ञात नहीं था कि इतनी तादाद में उन पर गोलियां चलेंगी या सतर्क जवान होंगे, लेकिन कहीं न कहीं उसके बाद बड़े पैमाने पर एक सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सेना के जवानों ने भी इलाके में 2 बार सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसके चलते वहां से एक 74 राइफल, 9 मैगजीन, 438 गोलियां, 2 पिस्टल, 4 मैगजीन और 62 गोलियां स्टील की मिली हैं, 6 हैंड ग्रेनेड मिले हैं, जीपीएस, कपड़े, दवाइयां, वायर कटर और एक स्मार्टफोन जो है वो भी मिला है। और जिस प्रकार से ये साथ में कटर मिला है तो ये दर्शाता है कि आतंकी पूरी प्लानिंग के साथ आए थे, उन्होंने वायर काटनी थी और उसके बाद बैठ का हमला करना था। लेकिन और साथ में उनके पास दवाइयां जो बरामद हुई हैं वो भी पाकिस्तान में बनी हुई दवाइयां हैं। ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि पाकिस्तान लगातार कोशिशें जो है वो कर रहा है। और वहीं आज सुबह भी कुपवाड़ा के जो इलाका है वहां पर भी LOC पर भी सुरक्षा बलों और आतंकियों के साथ बीती रात से एनकाउंटर चल रहा है। वहां पर भी आतंकियों ने घुसपैठ करने की कोशिश की है, जिसके एवज में वहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के साथ मुठभेड़ चल रही है। हालांकि पुंछ के जो इलाका है वहां पर जिस प्रकार से घुसपैठ की कोशिश की गई, तो इस प्रकार की कोशिश 15 दिन पहले भी की गई थी, जहां पर 3 आतंकियों को हथियारों और नशे के पदार्थों के साथ उनको गिरफ्तार किया था। तो लगातार कोशिश पाकिस्तान की तरफ से यही रहती है, चाहे वो पुंछ का कृष्णा घाटी हो या फिर कुपवाड़ा LOC का जगत जुमगढ़ एरिया हो, वहां पर लगातार आतंकियों की घुसपैठ करवाने की कोशिश जो है पाकिस्तान लगातार कर रहा है, जिसको सुरक्षा बल जो है वो नाकाम कर रहे हैं। क्योंकि अमरनाथ यात्रा जो है 1 जुलाई से शुरू हो जाएगी और उससे पहले रविंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए, मेरे साथ राजधानी लाइव में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।